हेलो एवरीवन। आज मैं आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो सरकारी नौकरी के लिए होते हैं उसके अपडेट सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी सरकारी नौकरियां आ रही है, लेकिन हम लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कि इसकी तैयारी कैसे करना है। स्पेशली मैं मुंबई के लोगों की बात कर रहा हूँ और ये वीडियो उसी डायरेक्शन में बनाया गया है। और आई फेल्ट कि इस डायरेक्शन में इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, जो कि अपडेट सिलेबस फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स 2023। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है कि किस तरह इसको चेज़ करना है, क्या करना है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको करियर काउंसलिंग सेंटर साउथ मुंबई के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है और हमारा सेंटर बहुत सारे रेलवे स्टेशन से नियर बाय है, जैसे कि सैंडर्स रोड सबसे नियरेस्ट है, बाईकला, ग्रैंड रोड, मुंबई सेंट्रल, मस्जिद बंदर, कहीं से भी आप यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हो, लेकिन नियर बाय रेलवे स्टेशन सैंडर्स रोड है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी इंसान सरकारी एग्ज़ाम में फ़ेल क्यों होता है, या स्पेशली मुंबई से लोगों का पार्टिसिपेशन इस एग्ज़ाम्स में कम क्यों है, या मुंबई के लोग इसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। तो हम लोग इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात देख लेते हैं। सबसे पहला, हम लोग को पेपर पैटर्न नहीं मालूम, सिलेबस नहीं मालूम, फिर हमको इसकी बुक्स क्या है वो भी नहीं मालूम। ये सब छोड़ देंगे तो हमको मतलब ये वैकेंसी कहाँ पर आती है, सरकारी नौकरियाँ कहाँ पे फ्लैश होती है, हमको वो भी नहीं मालूम। हमको बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिधर पे आपका यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, ये लोग अपना टाइम टेबल डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा करके। तो हम उस हिसाब से इसके लिए तैयारी भी नहीं करते। और हम लैक ऑफ इंटेंट एंड पेशेंस जो लिखा है, जो कि मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम है इस वैकेंसीज़ को लेके। हम ना प्रैक्टिस करते हैं, ना हमारा पेशेंस भी नहीं है उस चीज़ को लेके। तो मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और रोशनी डालना चाहूँगा, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की मतलब तैयारी कर सकते हो। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ कि हमको उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। एंड बेसिक सिलेबस आपका कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज है। अभी जनरल नॉलेज में कंप्यूटर नॉलेज के स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन हमारा बेसिक सिलेबस रिमेन द सेम, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। टेक्निकल वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, कोई स्पेसिफिक वैकेंसी है, कॉमर्स वालों की वैकेंसी है, तो उसमें उस फील्ड रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अदरवाइज आपका बेसिक सिलेबस इज इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। अगर मैकेनिकल वालों की वैकेंसी है तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन आपके बेसिक ये क्वेश्चन आते ही है। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है तो उसमें सिविल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉमर्स वालों की वैकेंसी है तो कॉमर्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमारा बेसिक सिलेबस हम लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, जीके। अब इंग्लिश में भी क्या पूछेगा हम लोग उस पर देखते हैं। हमारा बेसिक ये स्टार्ट्स विद एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है कि आप स्कूल में आपने किया रहोगे कि सचिन प्लेस क्रिकेट, तो उसका ये एक्टिव वॉइस था, सचिन प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो उसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय सचिन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने स्कूल में भी किए रहोगे, आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप ब्रश अप करने पे आपको वो ध्यान में आ जाएगा। सिमिलरली आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। फिर सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स क्या होता है, मीनिंग्स। मीनिंग्स का दूसरा वर्ड है सिनोनिम्स। सिमिलरली एंटोनिम्स दिया हुआ है, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। सिमिलरली आपका इधर पे नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि अगर कोई वर्ड दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो उसका एक एक वर्ड में बोला है तो उसका वर्ड हो गया रेड टेपिज्म। तो आप एक सेंटेंस को एक वर्ड में कैसे मतलब वो उसके कुछ पर्टिकुलर मतलब दिए हुए 300-400 क्वेश्चन, आप वो पढ़ लोगे तो आपका वो कंप्लीट हो जाता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे आप बोलते हैं ना कि वंस इन अ ब्लू मून, तो उसका मतलब क्या था, वेरी रेयरली। तो इस तरह के ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन आए थे। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस हो गया, कंजंक्शंस हो गया। फिर सेंटेंस में से स्पॉटिंग एरर्स हो गया। अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ग्रामर थोड़ा ढंग से प्रिपेयर किया हुआ रहता है तो आप स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। स्पॉटिंग एरर्स का एक अलग टाइप है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि भाई इस सेंटेंस में यहाँ पे मिस्टेक है तो आप इसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हो करके। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं उसके नीचे। फिर आपका स्पेलिंग टेस्ट हो गया। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। आपको ABCD 4 एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स दिए रहेंगे, आपको उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, या तो 4 सेंटेंसेस रहेंगे तो आपको कहानी के हिसाब से उसको एक फॉर्म में लाना है सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। क्लोज टेस्ट में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और बीच में फिल द ब्लैंक्स रहेंगे।
तो हर फिल द ब्लैंक्स के अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सूटेबल ऑप्शन फिल करना है और आपको वो पैसेज कंप्लीट करते जाना है। एंड लास्ट टॉपिक इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे 5 उसके ऊपर क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उसको ये करना है। आप देख सकते हैं कि आपने सारा के सारा ये स्कूल के टाइम में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ब्रशअप करने के बाद ही वो रिवीजन होगा। अब सिमिलरली हम लोग मैथ्स पे आ गए। अब मैथ्स पे भी देखो, आपका बेसिक सिलेबस वही जो आप नो डाउट आपने इंजीनियरिंग किए हो, आपने साइंस किए हो, आपने आर्ट्स किए हो, आपने कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से अपना आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो या 10th पास किए हो, 12th पास किए हो, लेकिन आपका बेसिक सिलेबस आपका मैथ्स का आपके सामने ही दिया हुआ है। जैसे कि सामने दिया है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या आएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट आएगा, रिमाइंडर रूल्स आएगा, HCF LCM आएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं करके नंबर सिस्टम में, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। सिमिलरली परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, आप देख सकते हो कि आपने 10th तक ये सब चीज़ें पढ़े हो, सिर्फ आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। रेशियो प्रोपोर्शन को अगर कम टाइम में करना है तो आपका मिक्सचर एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन में कैसा पावर्स एंड रूट्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, सर्ट्स आ जाता है उसमें। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये आपका एडवांस मैथ्स हो गया। ये सब एग्जाम्स में इसका वेटेज ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में CGL लेवल के पेपर में इसमें इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब आपका बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए, पाई वाले क्वेश्चंस हो गए। मतलब एक चार्ट दिया रहेगा आपको, उसके बेसिस पे आपको उस चार्ट को देख के आपको 5 क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करने रहेंगे। 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो बेसिकली मैंने आपको सिर्फ इसके टॉपिक्स ब्रीफ कर दिया कि ये लिस्ट कर दिया कि ये टॉपिक्स पे आपके मैथ्स के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे जाएंगे जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। अब रीजनिंग में आप सब जो टॉपिक के नाम देखोगे, आप उसको देख के बहुत हिचकिचाओगे कि यार ये तो नाम बहुत अलग अलग और बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट में रीजनिंग आपका गेम जैसा होता है, और आप ये जितना प्रैक्टिस करोगे उससे उतना वो इम्प्रूव होगा। जैसे आपका फर्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी में आपका 2 वर्ड्स ये रहेगा, उन दोनों में जो रिलेशन है उस हिसाब से आपको, चलो हम टॉपिक पे तो बाद में उसके मैं अलग वीडियोस बना दूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स लिस्ट कर देता हूँ। एनालॉजी हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, सीरीज़ हो गया। एक सीरीज़ दी रहेगी, उसमें आपका नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, या तो मिसिंग वर्ड या नंबर क्या है उसमें। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया कि कुछ लोग 6 लोग एक सर्कल में बैठे हैं, कोई किसी के लेफ्ट में बैठा है, कोई राइट में बैठा है, कोई फेसिंग टुवर्ड सेंटर है, कोई फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर है। तो आप उसको अरेंज कैसे करोगे। डायरेक्शंस टेस्ट, इसमें क्या आएगा कि ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ईस्ट और गोस राइट में इतना गया, लेफ्ट में उतना गया, तो करते करते उसका लास्ट में अपने इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर है या किस डायरेक्शन में है वो पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये सब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। सिलोजिज्म हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटीज़। ये सब क्या आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हर कोई इस पे आधा घंटा भी देगा ना, तो आपका ये रीजनिंग मतलब एक टॉपिक आपका खत्म हो गया सीधा सीधा। इंटरचेंजिंग साइंस एंड सिंबल्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। फिर ब्लड रिलेशंस हो गया, ब्लड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। काउंटिंग फिगर्स हो गया, वेन डायग्राम, क्यूब्स एंड डाइस। और फिर आपका जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद कौन सी चीज़ कैसे दिखेगी या फोल्ड करने के बाद कैसे दिखेगी। तो आपका रीजनिंग ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, लेकिन कभी भी इसमें 50 में से 35 स्कोर करके खुश मत होना। आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना होता है, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हर टाइम आते हैं और आपका ये पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है करके। तो लेकिन इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हर टॉपिक आप मैक्सिमम आधा घंटा भी करोगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर प्रैक्टिस से आपका इस पर स्पीड इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में यूजुअली हम लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन हम अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर हमको इसका पैटर्न मालूम हो कि हर एग्ज़ाम में पैटर्न बहुत अलग अलग तरह का आता है। जैसे आपके बैंकिंग के अगर आपके IBPS के क्वेश्चन देंगे तो उसमें करंट अफेयर्स और बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनियन बजट हो गया, आपका योजना एंड स्कीम्स के ऊपर हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड एब्रिएशंस हो गया। लेकिन अगर वही सिमिलरली एग्जाम रेलवेज का है तो उसमें आपका साइंस के क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर वही पेपर अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कर रहे हो तो उसमें आपका सभी चीज़ आती है,
लेकिन वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी करके, किसी एक की तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहेगा। वैसे अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है यूजुअली कि रेलवेज़ में इंग्लिश पूछता ही नहीं है। तो ऐसे मतलब थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क होता है हर एग्ज़ाम में। तो हम लोग स्पेसिफ़िकली मतलब एक जेनेरिक सिलेबस देख लेते हैं कि भाई जनरल नॉलेज में क्या होता है करके। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा वेटेज आ रहा है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जनरल नॉलेज का, इसलिए मैंने सबसे टॉप पे उसी को रख दिया। करंट अफेयर्स मतलब आपका अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो उसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन था, मिस इंडिया यूएसए कौन बनी, आपका जैसे बताता यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, मोबाइल ऐप्स एंड वेब पोर्टल्स हो गए, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हो गए, जैसे कि आपका सेंसस के ऊपर क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई कि भाई इंडिया और यूएसए के बीच में जो अभी युद्ध अभ्यास अगर चल रहा है तो वो मतलब उसका नाम क्या है। फिर ऐसे ही मतलब इंडिया और सिंगापुर के बीच में अगर प्रैक्टिस चल रही है तो उसका नाम क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मतलब नोबेल प्राइज़ इस साल में किसको कौन मिला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बुक्स किसने लॉन्च किया, किसका निधन हुआ, किसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, तो ये आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टैटिक जनरल नॉलेज। स्टैटिक जनरल नॉलेज मतलब क्या होता है कि ये क्वेश्चंस का आंसर मतलब बेसिकली चेंज नहीं होगा करके, मतलब डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस हो गया, कोई अवार्ड फर्स्ट टाइम किसको मिला था, या कोई बुक किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, जैसे 1 दिसंबर इज़ द वर्ल्ड एड्स डे करके, तो वो चेंज नहीं होगा करके। फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, लाइक रिवर्स ऑफ इंडिया, फिर मेजर सिटीज़ कौन सी है रिवर्स पे, इंपॉर्टेंट डैम्स कौन से हैं इंडिया में, फिर आपका हम लोग आ सकते हैं कि व्हाट आर द सुपरलेटिव्स मतलब बिगेस्ट, इंडिया में कौन सा है, या स्मॉलेस्ट कौन सा है, या फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, लास्ट मतलब लेटेस्ट बेसिकली। फिर नेशनल पार्क्स हो गए, रिजर्व्स ऑफ इंडिया हो गया, फिर अ, हम लोग आ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोक डांस एंड फेस्टिवल्स, माउंटेन पासेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि नेशनल हाईवे ये NH7 कहाँ पर कहाँ से किसको कनेक्ट करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई इंडिया में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, फिर आपका ये कैपिटल एंड करेंसी हो गई, ये आपका स्टैटिक जीके में बेसिकली आ जाता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, रिट्स हो गया, शेड्यूल्स हो गया, फिर आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, इम्पीचमेंट इनको कैसे निकाला जा सकता है, उसका मतलब रूल पोजिशन क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है, ऐसे मतलब इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपको उसके इस इन चीज़ों के ऊपर आपको करना पड़ेगा। मैं बहुत जेनरिक बोल रहा हूँ, जब स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं और भी वीडियोस आप इसके ऊपर बना सकता हूँ करके। फिर हिस्ट्री में आपका आ गया बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, डायनेस्टी एंड रूलर्स इन मिडीवल इंडिया हो गया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल हो गया, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया हो गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता था, बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों हुआ, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, फिर सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स हो गई, जो राजा राम मोहन रॉय वाला जो पीरियड था, फिर आपका वॉइस ऑफ इंडिया हो गया, फिर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो ये आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए करके अगर आप हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सिमिलरली ज्योग्राफी में आपका स्टैटिक जीके में बहुत सारा आ जाता है, लेकिन अगर हम लोग उस पे और मतलब सोलर सिस्टम एक एक्स्ट्रा हो गया, लोकल विंड्स हो गया, सीज हो गया, रिवर्स हो गया, फिर स्टेट्स हो गया, फिर जो लाइन इंडिया और चाइना को कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है कि स्मॉलेस्ट कंटेंट कौन है, लार्जेस्ट कंटेंट कौन कौन सा है। फिर इस तरह से आपका ज्योग्राफी आता है। साइंस में आपका क्या आ जाता है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज उसमें पूछता है, लेकिन आपका जो साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल्स हो गया, फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हो गया, विटामिन्स की डिफिशिएंसी और विटामिन्स कौन सा किससे मिलता है, नर्वस सिस्टम हो गया, रिसर्च स्टेशन एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आए थे। फिर आपका यूनिट्स के ऊपर, एलॉयज़, एटॉमिक नंबर्स। साइंस आपका बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अलग अलग एग्जाम्स में, स्पेशली रिलेज में, और कोई मतलब साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जैसी BRC हो गए तो उसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, उसको बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है करके। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स में आपका बेसिकली हम लोग 5 ईयर प्लान्स,
पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, योजना, स्कीम्स, रेवोल्यूशंस कौन से हुए, फिर हम लोग नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया मतलब उसको उसके कैलकुलेशन में क्या क्या पैरामीटर्स आ जाते हैं करके, आपका जीडीपी क्या होता है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कैसा होता है, आपका सेंसस भी एक इकोनॉमी का ही एक पार्ट है एक्चुअली, लेकिन स्टैटिक जीके में मैं डाल के रहा हूँ क्योंकि वो छूटना नहीं चाहिए कोई भी केस में। एंड लास्ट में आपका कंप्यूटर नॉलेज आता है, जो कि आज के टाइम पे उसका वेटेज थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर तो आपका कंप्यूटर में ही है। तो हम लोग इसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। और हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये सब की तैयारी कब करना चाहिए। अब जिसने जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी ऑलरेडी ऑप्शन मतलब अप्लाई कर चुका है किसी एग्ज़ाम के लिए, तो वो तो टाइम वेस्ट ना करे, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी आप एडवांस में तैयारी करना शुरू करोगे एट अर्लीस्ट तो अच्छा रहेगा। अब एक टाइम टेबल और एक प्रॉपर मैनेजमेंट से इसको चेज़ किया जाए तो आज के टाइम पे मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स चेज़ करना कंपेरेटिवली ईजी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है, एज एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं। और आपको इसी बीच अगर हमारी कोई हेल्प लगती है तो हम हमको ये ऊपर आपकी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मुंबई में ही सिचुएटेड है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।